चर्चाएं लगातार जारी हैं। चर्चा हम कर रहे हैं हर एक सीट पर, विश्लेषण भी कर रहे हैं कि जो वोटिंग फीसदी है वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं विस्तार में। पंकज जी, सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगा कि जो वोटिंग फीसदी अभी तक निकलकर सामने आया है 54% है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये 70 तक जाए। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए सुमित जी, जिस प्रकार का वोटिंग का ट्रेंड आज सुबह से था पूरे देश में इस तीसरे चरण के मतदान में, तो स्पष्ट दिख रहा था कि जब तक शाम को 5 बजे तक क्लोजिंग ऑफ पोल होगा तो करीब 70 या उससे अधिक जाएगा। और न केवल भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि चुनाव आयोग ने, और मुझे लगता है बाकी राजनीतिक दलों ने भी कोशिश की होगी कि लोग अधिक से अधिक मतदान करें। और हमने हमारे एजेंडे पर काम किया, जो बूथ का काम था, क्योंकि निश्चित तौर पर इस सच को स्वीकारना पड़ेगा कि पहले 2 चरण में जैसी अपेक्षा थी उस अनुसार मतदान नहीं हो पाया था। तो निश्चित तौर पर पिछले 2 चरण की तुलना में ये जो परसेंटेज है उत्साहजनक है। पिछली बार यदि हम 2 चरण देखें तो लगभग 3% कम हुआ था, तो इस बार ये 70 को क्रॉस करेगा तो एक हेल्दी साइन है। और अभी भी हम तो विस्तार न्यूज़ के माध्यम से उन दर्शकों से आग्रह करते हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है, आप यदि 5 बजे तक लाइन में भी लग जाते हो तो आपको पोलिंग का राइट है, आपको पोल करने का मौका मिलेगा। तो अगर अभी भी आप अपने घर पर हैं और विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन पर हैं तो सीधे जाइए और वोट करके आइए, क्योंकि ये समय आपको 5 साल बाद मिलेगा ये मौका। अभी भी समय है आपके पास। वोट नहीं किया है तो घरों से बाहर निकलिए भाई साहब, वोट कीजिए और अपनी इस उंगली पर स्याही लगवाइए वोट की। स्वदेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जो वोटिंग फीसदी आया है अभी तक का, क्या आप उसको कांग्रेस के पक्ष में मानेंगे? देखिए, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैं समझता हूँ लोकसभा के जो मंदिर का चुनाव है, जो सबसे बड़ी बात है कि ये देश के लिए रीतियाँ, नीतियाँ और कानून बनाने का काम होता है। निश्चित रूप से ये सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है, और इसमें हमने भी अपील की, भारतीय जनता पार्टी ने भी की, और चुनाव आयोग या सरकार सबने प्रयास किया कि अधिक से अधिक मतदान हो। लेकिन समस्या यहाँ होती है, मैं आपको बताऊँ कि जहाँ एक अच्छे चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से दोनों चेहरे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, उनकी पूरी टीम एक साथ जब लगती है तो निश्चित रूप से वोट का प्रतिशत बढ़ता है। और इसमें ये कहा जाना कि ज़्यादा प्रतिशत हो गया तो फलां पार्टी को लाभ मिलेगा, कम हो गया तो फलां को होगा, ये तो हम जनता से पूछ के या हम जो एनालिसिस करते हैं किसी विशेषज्ञ से राय लेकर के तब पूर्वानुमान लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ अभी चलती हुई वोटिंग में कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। मैं ये जरूर कहूँगा, पिछले 2 फेज़ में पूरे देश में जो चुनाव हुए थे, आज जो चुनाव निपटेंगे तो मैं समझता हूँ 283 सीटों पर चुनाव हो चुके होंगे शाम तक। और 283 सीटों में जो ट्रेंड सामने आया है वो ये आया है कि सरकार से जो लोगों का गुस्सा था, युवाओं का, बेरोजगारों का गुस्सा था, महिलाओं का गुस्सा था, किसानों का गुस्सा था, ये गुस्सा फूट पड़ा है। ठीक है, वोटिंग फीसदी और परिवर्तन की लहर है। ठीक है, परिवर्तन की लहर है, ठीक है, मान लिया मैंने। लेकिन 2 फेज में जो वोटिंग हुई उसको लेकर वेदी शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस पर हावी रही कि इन 2 चरणों में कांग्रेस का वोटर अपने घरों से बाहर नहीं निकला। देखिए, वो अंतर्यामी हो सकते हैं, हम अंतर्यामी तो नहीं है ना, हम जोशाचार हैं। हम इतना जरूर जानते हैं कि दोनों पक्ष तैयारी करते हैं, दोनों पक्ष की टीमें तैयारी करती हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कहा अपने बूथ चलो, पर कोई नहीं गया। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि 370 वोट हम हर बूथ पर बढ़ाएंगे, वो उसमें भी कामयाब नहीं हुई 2 फेज़ में। अब तीसरी बार उन्होंने शुरू किया कि हमारा एक कार्यकर्ता सुबह उठेगा 6 बजे और 6 बजे 6 घरों में जाएगा, 6 परिवारों को मतदान केंद्र तक ले जाएगा। ये आप कैसे कह रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो पाए? इसलिए नहीं हो पाए, मैं समझता हूँ कि अगर वो कामयाब हुए होते तो वोट का प्रतिशत इतना कम नहीं होता। ठीक है पंकज जी। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी अंतर्यामी नहीं है, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस अंतर्यामी है। उनको 4 जून के पहले मालूम पड़ गया कि जो पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। उनको ये मालूम पड़ गया कि जो 370 मत पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़ाने थे हर बार की अपेक्षा, वो नहीं बढ़े, ये इनको मालूम पड़ गया। देश के 85 लाख मतदान केंद्रों के बारे में, जिनमें से अभी आधे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को ये अनुमान लग गया और ज्ञान हो गया और वो घोषणा भी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, देखो तो कांग्रेस पार्टी किधर जा रही है। वोट जिहाद, सुमित जी, मैंने 1952 से चुनाव का इतिहास पढ़ा है। हाँ। और बहुत सारे चुनाव देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, पुराने पत्रकार हैं आप जी। वोट जिहाद शब्द पहली बार हमने सुना। क्या होता है जिहाद, पता है कांग्रेसियों को? वोट जिहाद, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जिहाद, तुष्टीकरण का पतन, पराकाष्ठा यदि कोई देखी तो ये देखी, वोट जिहाद। कहां लेके जाना चाहते हो दोस्त को, किस दिशा में और कैसी दशा में?
कहां लेकर जाना चाहते हो आप चाहते हो कि भारत बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे आपकी टुकड़े टुकड़े गैंग काम करती है? कौन सी अप्रोच है आपकी? क्यों मुसलमानों को अलग कर रहे हो आप सबसे देश से? इसी भारत भूमि पर मुसलमान शर्मा जी, हाँ, कहिए, सबका साथ, सबका विकास। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आचार संहिता के तहत फर्स्ट में जो लिखा है कि चुनाव के दौरान अगर कोई भी नेता सांप्रदायिक भाषण देता है, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। ओबीसी का आरक्षण लूटकर मुसलमान को वोट जिहाद, ओबीसी का आरक्षण लूटकर मुसलमान को संपत्ति लूटने के लिए विरासत कानून, उन्होंने राम मंदिर का विरोध, अरे वोट जिहाद का उत्तर मांग रहा भारत। आज पूछ रहा देश और गृह मंत्री वोट जिहाद क्या होता है? इन्होंने वोट जिहाद का उत्तर दीजिए। जनाजे अरे वोट जिहाद का उत्तर दीजिए। वोट जिहाद से क्या? जिहाद का जवाब मैं दे दूं, बताइए। जनाजे का ठीक है, अरे वोट जिहाद का चलिए ठीक है, एक एक करके लेके रिएक्शन। जी जी, हमको वोट जिहाद का उत्तर चाहिए, हमको उत्तर चाहिए कि ओबीसी का आरक्षण लूटकर मुसलमानों को क्यों, हमको उत्तर चाहिए सच्चर कमेटी क्यों, हमको उत्तर चाहिए रंगनाथ मिश्रा आयोग क्यों, ठीक है, लौटूंगा चाहिए पंकज जी, लौटूंगा क्यों? ठीक है पंकज जी, चाहिए, ठीक है पंकज जी, लौटूंगा पंकज जी। तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप बहुत पहले से लगते आए हैं कांग्रेस पार्टी पर सुदेश शर्मा जी, और अभी भी आरोप वो लगते आए हैं, अभी भी उन आरोपों से कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही है। क्यों ऐसा? भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम उठ करके व्हाट्सएप ज्ञान लेती है और व्हाट्सएप ज्ञान के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है। हाँ। पहले प्रभु राम को लेकर के आए, बताओ आप प्रभु राम को लेकर आए हैं, ये इन्होंने शुरू किया है वो जिताना उनको, लाना उनको जो राम को लेके आए। अरे प्रभु राम तो कड़कड़ में बसे हैं, हमको ले आए, हमारे पिताजी को ले आए, हमारे पिताजी के पिताजी को ले आए, हम उनको लाने वाले कौन होते? भारतीय जनता पार्टी ने पहले फेसबुक कोशिश की, उसमें कामयाब नहीं हुए, तो ये हिंदू मुस्लिम पर माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन स्वदेश जी, जो काम कई वर्षों से अटका हुआ था, भटका हुआ था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। पर उस पर वोट मांगना हाँ। मैं समझता हूं ये तुष्टीकरण है, ये बांटने का एक जरिया है, जिस माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो भाषण दिया, हिंदू मुस्लिम का भाषण दिया, मैं समझता हूं ये देश के लिए दुर्भाग्य है। तो मेरी 35 साल की राजनीतिक जीवन में सुमित जी, मैंने कभी नहीं देखा किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो उसने ऐसा भाषण दिया हो, इतना बौखला गया हो उन दो पेज में। आपका कहना यह है कि भगवान राम के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है? बीजेपी प्रभु राम के नाम पर वोट मांगती है, गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, मुस्लिम के नाम पर वोट मांगती है, तलाक के नाम पर वोट मांगती है, 370 पर वोट मांगती है। लेकिन विकास की बात इनसे ना करो, इनसे सवाल मत करो। ठीक है, ठीक है। देखिए सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 1951 में जनसंघ के जमाने से राम मंदिर निर्माण की बातचीत करी, धारा 370 मिटाने हटाने की बातचीत करी और हमने उसको पूरा किया। हाँ। कितनी सरकारें थी? 60 बातचीत करने अलग बात है। देखिए राजीव गांधी ने, अरे भाई बात सुन लो, राजीव गांधी अरे भाई पट खुलवाए, इसको भी जो बोलो आप, आपने मुझे सिखाया था, आप याद करो, अरे आपने ही कहा था कि राजीव गांधी ने रामजन्मभूमि के पट खुलाए थे। अरे भाई क्या वो बात झूठ थी या आज सच है? अरे शांति सुन लो स्वदेश जी, परेशान मत हो, बात ध्यान से सुनो, अपने अवसर पे बोलना, नहीं तो क्या डिबेट खराब मत करो, बड़े चैनल में बैठे हैं लोग। मेरी बात सुनो ध्यान से। 370 हटाने की बात कब से देश में थी? राम मंदिर का विषय 500 वर्षों का विषय था, क्यों नहीं सुलझाया सरकारों ने? हम तो दम से कहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में था कि राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में था 370 हटाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में था कि कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे, कर रहे हैं उसकी बात दम के साथ, लिख के दे रहे हैं। भाई हम तो जो कहते हैं सो करते हैं, हम वो काम नहीं करते जो कांग्रेस पार्टी करती है। बोलते हैं 370 वापस लेकर आएंगे। स्वदेश शर्मा जी, आपको ये लग रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 370, 3 तलाक या राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन पंकज जी का कहना है कि ये हमने काम किए हैं, तो हम बताएंगे ना कि हमने ये काम किए हैं। देखिए, काम करना एक अलग बात है, लेकिन सनातन का पूरा ठेका लेना आपका काम नहीं है, शंकराचार्यों का काम है। क्यों हमारे पीठाधीश्वर शंकराचार्य हैं और वो क्यों शामिल नहीं हो पा रहे आपके उस आयोजन में? वो भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध एजेंडा था, एक उनका आयोजन था, इवेंट था। आप भी तो नहीं गए उनका, हम इसलिए नहीं क्योंकि शंकराचार्य जहां ना पहुंचे वहां सनातनी पहुंच के क्या करेगा? वहां बड़े आदमी गए, आप भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, कई लोग नहीं गए, पंकज जी भी नहीं गए होंगे, आम आदमी, रिक्शा वाला, टोंगे वाला, ऑटो वाला, साइकिल वाला, कोई नहीं गया होगा।
वहाँ अडानी होंगे, अंबानी होंगे, अमिताभ बच्चन होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी होंगे, उद्योगपति होंगे, लेकिन वहाँ आम आदमी नहीं पहुंच सका होगा। आम आदमी को बाद में मौका मिला है क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है ना, हम भी चले जाते। अधूरे मंदिर का आपने निर्माण किया, सबने सिर्फ इतना ही कहा कि शंकराचार्यों के हिसाब से अगर आप करते तो निश्चित रूप से पूरा देश उसमें शामिल होता है, क्योंकि सनातन की अगर रक्षा कोई करता है, सनातन को उस पर चलाने की कोशिश करता है, सनातन धर्म के अनुयायी अगर कोई है तो हमारे शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्यों ने उसका आयोजन से दूरी बनाई। मैं समझता हूं हम सनातनी लोग हैं, उनके कहने को मानते हैं और उनको आज के परिवेश में, आज के दौर में हम उनको भगवान स्वरूप देखते हैं। उनका कहना हम ठीक है स्वदेश जी, आपका ये कहना है कि इन मुद्दों पर भटकाती है भारतीय जनता पार्टी, विकास पर बात नहीं करती है। पंकज जी, क्या विकास किया आपने 10 सालों में? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि विकास के ढेरों नए प्रतिमान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने स्थापित किए जी। आज यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो दुनिया भर की इकोनॉमी की बात करें, अमेरिका चाइना की इकोनॉमी 5% के आसपास, पूरा यूरोप की 2.5% के आसपास, भारत की 6.8, 6.9, क्लोज टू 7%। भारत की इकोनॉमी को, भारत के इकोनॉमिक मॉडल को लोग कॉपी कर रहे हैं। आज इंडिया का डिजिटल पेमेंट का जो मॉडल है सुमित जी, वो दुनिया का नंबर 1 डिजिटल पेमेंट का मॉडल है। दुनिया आश्चर्य करती है कि कैसे 143 करोड़ के देश में सक्सेसफुली डिजिटल पेमेंट चल रहा है। नंबर 2, भारत दुनिया का मोबाइल का नंबर 2 का प्रोड्यूसर। भारत की स्टार्टअप और यूनिकॉर्न स्टार्टअप देख लीजिए, भारत के वाटरवेज, रोडवेज, एयरवेज, हाईवेज चेक कर लीजिए, भारत का मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, सड़क, अस्पताल, रक्षा के क्षेत्र में। इनके जमाने में तो राजीव गांधी जी बोल कर गए थे कि 85% चोरी होती हो, तब सरकारें कांग्रेस की होती थी। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार होता था और हम सब ने देखा। बोफोर्स से लेकर तमाम प्रकार के घोटाले, अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले इस देश में सबने देखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए जनता जनार्दन कृपा हमारे साथ है। आज हम दुनिया की नंबर 5 की इकोनॉमी, कांग्रेस ने कहा था सुमित जी कि हम 1943 तक भारत को 3 नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे। ये मोदी जी की गारंटी है। 2026 में मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की 3 नंबर की इकोनॉमी होगा। मां भारती का परम वैभव, 2047 में भारत को विश्वगुरु बनाने का मिशन, 1000 साल बाद का विजन सुमित जी। 1000 साल बाद हम लोग किस योनि में होंगे नहीं पता, पर भारत रहेगा, मां भारती रहेगी। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। स्वदेश जी, विकास के बहुत आयाम गिना दिए पंकज जी ने और आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा। देखिए, विकास की अगर बात करें तो सच बात यह है कि किसान हमारा परेशान रहा। किसान ने अपनी मांगों को लेकर के, आपने ही कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे 2014 में, नहीं किया किसानों ने, क्योंकि हमारे देश की आबादी 70 से 75% कृषि और कृषि पर आधारित जीवन है। मैं समझता हूं उन किसानों ने, अगर बॉर्डर पर पहुंचे आप दिल्ली के पे, तो आपने इतनी बड़ी कीला ठोक दिए जैसे विदेशी लोग आ गए हों। उन पर आंसू गोला बरसाए गए, किसानों को मंत्रियों की गाड़ियों ने रौंद दिया, किसानों को आंदोलन को चलने की पूरी कोशिश की। 3 काले कानून आपने उनके बिना पूछे, विशेषज्ञों के बिना पूछे आपने लाने की कोशिश की, लेकिन किसान लड़े रहे, बिल्कुल लड़े रहे, डटे रहे। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, तब आपने वो केस वापस लिए। आज बेरोजगारी की बात करें तो मैं समझता हूं 80 करोड़ लोग, सरकार बकौल सरकार कहती है हम 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न अनाज देते हैं खाने के लिए। जिस देश में 130-35 करोड़ की आबादी में 70-80 करोड़ लोग 5 किलो सरकारी अनाज पर अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हो, और हमारे मित्र आंकड़ों की बाजीगरी दिखा करके कोशिश कर रहे हैं कि हम भाजपा को बहुत बड़ा प्रदर्शित कर दे। अरे जिस देश में, प्रदेश की बात करो तो 39 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश में। मैं समझता हूं मणिपुर की बहनों की अस्मत लूटती जाती रही। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द नहीं बोला, क्या मणिपुर भारत से अलग हिस्सा था, क्या भारत का हिस्सा नहीं था? मैं समझता हूं हर स्तर पर, अगर भ्रष्टाचार की बात करो, जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, आपके पास 15 पैसे पहुंचते हैं। वो एक सच्चे नेता थे, सच्चे देशभक्त थे, और मैं थोड़ा सा बोलूंगा। अब भ्रष्टाचार का दूसरा तरीका बदल गया है। अब काला धन लाने की बात की गई, काला धन आया SBI इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में आया, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष मुक्त जो कहते रहे कि विपक्ष मुक्त भारत चाहिए मुझे, तो कांग्रेस के खातों को फ्रीज करा दिया। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार का तरीका बदल गया है, तो कांग्रेस पार्टी में कुछ अलग था क्या? कांग्रेस पार्टी ने कुछ सच बोला था कि आपको हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसमें 15 पैसे आप तक पहुंचते हैं। सिस्टम जो खराब था, किसके सरकार थी? आज तो स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भाजपा को खिलवा रहे हैं। देखिए, कोरोना में देश बर्बाद हुआ, कोरोना में जिनके मंगलसूत्र बिक गए, जिनके घर बिक गए, जिनके मकान बिक गए, अपने पति को बचा नहीं पाई वो महिलाएं, उनके हृदय से पूछो, उनसे जा करके पूछो उन पर क्या गुजर रही होगी। और आज आप ऐसी बातें कर रहे हो, और आपने उसी वैक्सीन को, जिसको WHO ने मना किया था, उसी को आपने काम देने का काम किया। और मैं समझता हूं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि आपने उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा लिया
और कोविड की जो कोविड वैक्सीन है उस पर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, लेकिन आपने चंदा लिया और चंदा एक से नहीं लिया, आपने जिन पर ईडी के छापे डाले गए लगातार आपने उनसे पैसा लिया। ठीक है शर्मा जी, इलेक्ट्रोल बैन नहीं आता तो आपके चंदे का पता भी नहीं। और मौका है, समय अपने पास। शर्मा जी लौटूंगा मैं आपके पास। पंकज जी कहिए, किसानों पर भी बात कीजिएगा, बाकी सवालों का जवाब भी दीजिएगा। वैक्सीन पे शुरू करता हूँ जी। ये कांग्रेस पार्टी कई प्रकार के दिवालेपन से जूझ रही है, उसमें एक बौद्धिक दिवालेपन भी है। ब्रिटिश रिसर्च कंपनी ने जिसकी रिसर्च करी वो फाइजर कंपनी का वैक्सीन था, सीरम इंडिया का वैक्सीन नहीं था। नंबर 1, सीरम इंडिया का वैक्सीन 10 लाख लोगों पर एक आदमी पर साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी है, रेयर कंडीशन में, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तब भी वैक्सीन का विरोध किया और इससे कहा कि इससे इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता आ सकती है और तमाम प्रकार की बातचीत। फिर कहा बीजेपी का, फिर सबने लगवाए। क्यों लगवाए? और कौन सा दुनिया में सुमित जी ऐसा देश है, अमेरिका चाइना मिला के जो संपन्न है कंपैरेटिवली, उनमें किसी देश में 183 करोड़ निशुल्क डोज लगी हो वैक्सीन की और पूरा भारत आज कोविड से मुक्त है। अरे साहब अरे यार क्या तरीका है, क्या तरीका है, प्रचार प्रसार लिया। अरे साहब पोलियो के लगे वैक्सीन पहली सरकारों ने नहीं किया और आज धन्यवाद मोदी चल रहा है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। अच्छी बात नहीं है, 2 लाख करोड़ कर्जा हो गया देश पर, इस पर कुछ बोलिए आप। अच्छी बात नहीं है, मैं बीच में बोलूंगा आपके टाइम। अच्छा शांति सुनो, अपने अवसर पे बोलो। दूसरा, वैक्सीन की बात करते हैं। तीसरा, एमएसपी कितनी थी 2014 में, जरा कांग्रेस के लोग बताएं। अब कितनी एमएसपी है? ऑलमोस्ट डबल एमएसपी है। किसानों के लिए इस सरकार ने सबसे बेस्ट काम किया। दूसरा, यदि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन की बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर लेता हूं, लेकिन पंकज जी जो 3 कृषि कानून थे वो वापस क्यों लेने पड़े? देखिए सुमित जी, ये लोकतांत्रिक देश है। यदि इस देश के अन्नदाता को संतुष्टि नहीं है तो सरकार तो संवाद करती है, पुनर्विचार करेंगे। ऐसा तो क्या सरकार समझा नहीं पाई कि क्या नहीं? सुमित जी सवाल समझाने का, समझा नहीं पाई, सवाल समझाने का। 700-800 किसानों की शहादत हो गई साहब, तब वापस लिया। सवाल ले लेते, सवाल सुमित जी समझाने का, परिवार सुरक्षित होते। सुमित जी सवाल समझाने का नहीं है जी, सवाल इस चीज का है कि उस समय देश हित किसमें है। यदि अन्नदाता बंधुओं को लगता है कि इस कानून से उनका नुकसान है तो विड्रॉ करेंगे, उनसे बात करें, कानून बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात कर रहा था। कांग्रेस पूरी बौद्धिक दिवालीपन का शिकार है। सुमित जी, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का 1-1 रुपया अकाउंटेड है। उसी प्रोसेस से कांग्रेस पार्टी ने भी पैसा लिया, उन्हीं कंपनियों से लिया, पाकिस्तान से चंदा, चीन से चंदा कांग्रेस पार्टी ने लिया। भाजपा ने लिया। अरे पाकिस्तान कांग्रेस ने लिया। अरे देखो आप तो लिस्ट देखो ना, देख लो, डोमेन पब्लिक डोमेन में लिस्ट पड़ी है, हमने देखी है। राहुल गांधी कंबल ओढ़ के जाते हैं, चाइना के साथ क्या डील है दुनिया जानती है। हम तो बताओ सकते हो, पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हो, कोई कौन बिरयानी खाना था? माता जी के चरण चुम्बन करने चले जाते हो, ये आप करते हो ना भाई। अरे ये आप करते हो, ये कांग्रेस का काम है। स्वदेश जी, पाकिस्तान की बात हो जाए तो पाकिस्तान से आवाज उठाई गई कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। पाकिस्तान कुछ भी कहे, कि हमने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। अरे पाकिस्तान के लोग राहुल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? अरे पाकिस्तान के लोग राहुल बिरयानी खाने चले गए साहब। पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी के क्या बुलाया था नवाज शरीफ ने आपको? अरे पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी के समर्थन में क्यों? 35 किलोमीटर अरे ये बताओ, उस पर जवान। अरे पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी के समर्थन में क्यों? मिला करके, अरे भैया पाकिस्तान के लोग कांग्रेस के जमाने में, अरे पाकिस्तान के लोग राहुल गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आज स्थिति ये हो गई है, सबसे खराब अगर भैया मानी जाती है, राहुल गांधी की कौन सी डील है? साहब बिरयानी आप आपने खाया पाकिस्तान का, सपोर्ट राहुल गांधी का हो रहा है। चलिए राहुल गांधी का सपोर्ट क्यों कर रहा पाकिस्तान? आपने खाया बिरयानी के माध्यम से मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र। अच्छा ठीक है घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा। ठीक है पर्सनल लॉ की बात पढ़ लीजिए, अरे पढ़ो ना, चलिए एक सवाल पढ़ो 1936 का और 2024 का। ये घोषणा पत्र में एक मेरा सवाल, एक मिनट स्वदेशी पंकज जी प्लीज आराम से, धीरे संयम से बात करेंगे। देखो सुमित जी मेरा आग्रह जी, मेरे बीच में बोलेंगे नहीं बोलने दूंगा। नहीं ठीक है, शांति से तो बोलो, आप भी बोलो, हम भी बोलेंगे। थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है प्लीज, ज्यादा डिबेट में फिर क्या है कि दोनों की आवाज आ रही, तीनों की आवाज आ रही। ठीक है, हम आते हैं लोकसभा चुनाव की, तर्क नहीं तो परेशान मत हो। लोकसभा चुनाव की जो 400 पार का नारा
बीजेपी पार्टी दे रही है पंकज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, हिंदी हॉटलाइन में ठीक प्रदर्शन है आपका, दक्षिण में कमजोर पड़ जाते हैं, 400 पार कैसे होगा? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि पिछली बार कितनी सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की? 303, एनडीए मिलाकर 353, 400 में लगभग 47 सीटें और चाहिए, ठीक है ना। और हम निश्चित तौर पर उत्तर की तुलना में दक्षिण में उतने सफल नहीं हुए थे 2019 के चुनाव में और 14 के चुनाव में। अब क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह ताकत के साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के 417 प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव मैदान में है, कांग्रेस पार्टी के 272 से कम जो मेजॉरिटी मार्क है, ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। ये पश्चिम बंगाल में याचक थे ममता बनर्जी जी के सामने, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, बिहार में तेजस्वी लालू जी के सामने, यहां तक अरविंद केजरीवाल जी के सामने, भगवंत मान के सामने, ये इनकी स्थिति है। और वही अखिलेश जी ने, आपको सुमित जी स्मरण होगा, विधानसभा चुनाव में क्या कहा था कांग्रेस के लिए? चिरकुट पार्टी। कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश, ऐसे संवाद थे इन पार्टी के। तो दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर इस बार क्या है, इस बार क्या हो रहा है? इस बार 400 पार का नारा थोड़ा हजम करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जो बड़े बड़े फैसले आपने लिए, मोदी लहर थी, उसमें आपने सीटें जीत ली, वो थोड़ा एक लहर के हिसाब से हम समझ सकते थे। लेकिन 2 फेज की वोटिंग में जो कम वोटिंग प्रतिशत भी निकलकर सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में खबरें हैं कि शायद 400 पार ना हो पाए। देखिए सुमित जी, मैं आपके और मीडिया पूरी फेटर्निटी के प्रति पूरे आदर के साथ जी, अभी इन्हीं 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव में जी मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी की पराजय सुनिश्चित कर दी थी, कांग्रेस पार्टी की विजय सुनिश्चित कर दी थी। फिर मध्य प्रदेश का संदर्भ देता हूं, यहाँ लोगों ने कहा, मीडिया के तमाम मित्र रोज बीजेपी कार्यालय में बैठते जाते थे, भाई साहब 100 सीटें तो बराबर है, 100 कांग्रेस की 100 आपकी, अब 30 सीटों की लड़ाई है और अब की बार बहुत विरोध है, 20 साल 25 साल की सरकार हो गई। ऐसी बहुत सारी बातें सुमित जी हमने सुनी थी। तो क्या कांग्रेस को आप सीटें जीतने नहीं देंगे क्या? मैं लौटूंगा पंकज जी, आप पानी पी लीजिए, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, पानी पी लीजिए। मैं स्वदेश जी के पास सुमित जी तर्कों से पानी पिलाने आया हूँ, पानी पीना नहीं है। मेरी बात बस पूरी हो जाएगी। समय ब्रेक है क्या? ठीक नहीं, ब्रेक नहीं है, आप कहिए। ठीक है, मैं बस ये आग्रह कर रहा हूँ कि तब भी ये अनुमान थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो जीतने वाली है, तो ये सुमित जी अनुमान है। मैंने इसीलिए आग्रह किया कि 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा तब स्पष्टता आएगी। भारतीय जनता पार्टी, आप 400 की बात कर रहे हैं, मेरा अंतर्मन जो फीडबैक मिलता है भाजपा के बूथ कार्यकर्ता से, वो बोलता है कि हम 400 से 2-5-10 सीटें ज्यादा ही लाने वाले, एनडीए बीजेपी मिला। बहुत बड़ा दावा स्वदेश जी, बहुत बड़ा दावा। देखिए सच बात ये, जैसे सुमित जी आपने ये सवाल किया, मैं समझता हूँ भले ही ओवर कॉन्फिडेंस में हमारे साथी चतुर्वेदी जी, लेकिन सच बात ये है, क्या मध्य प्रदेश में जितनी पहले थी उतनी आ रही है? नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में उतनी आ रही है भाजपा की? नहीं आ रही है। राजस्थान में उतनी आ रही है? नहीं आ रही है। चाहे बिहार देख लो आप, चाहे महाराष्ट्र देख लो, किसी भी प्रदेश की बात कर लो आप दावे के साथ अगर कह दो, मध्य प्रदेश ही को दावे के साथ कह दो कि आपकी पूरी सीटें आ रही, तो नहीं आ रही। इसलिए कुल मिलाकर के इनकी सीटों में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। तो मीडिया भी कह रही है, पूरे देश में चर्चा भी हो रही है। और बताएं, और सच बात, जो आधार इनके पास है उनसे ऐसा आधार मेरा भी है, उसी आधार पर बोल रहा हूँ। हर राज्य की थोड़ी बहुत जानकारी तो रखता हूँ, और राज्य के जो बड़े पत्रकारों से जो बातचीत होती है, वो जो फीडबैक देते हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। सच बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 400 पार के नारे को बंद कर दिया है।